अब तक हमने ये पढ़ा कि 1911 में एक तो आपकी पार्टीशन ऑफ जो बंगाल थी वो खत्म हो गई, और उसके साथ आपका किंग वो भी फौत हो गया, और उसकी जगह पे नया किंग भी आ गया जिसकी कोरोनेशन सेरेमनी आपके इंडिया में होती है। और क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा थ्रेट है एग्रेशन का, तो उसी चीज को लेते हुए कि जी इनकी एग्रेशन को कम कर सकें, हमारा नुकसान कम हो, पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म किया गया, जिसकी वजह से कितनी हमारी जो लीडरशिप थी, अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप, वो खामोश हो गए, पीछे चली गई, डिसऑर्ड हो गए। अब जो टाइम था, मुस्लिम्स जो थे, मुस्लिम लीडरशिप, उसको ये चीज समझ आ गई थी कि हमने कोई एक ऐसा इंसान ढूंढना है जो जिसपे कांग्रेस को भी शक ना हो और जो हमारे लिए भी फायदेमंद हो, और उसके जरिए हम अपना मकसद हासिल करें, जो कि क्या है? अब वो मकसद है अपने पॉलिटिकल राइट्स को सिक्योर करना। अभी वो फ्रीडम की तरफ इतना नहीं जा रहे कि पार्टीशन हो जाए और ये वो। इवन के अजीज की बुक अगर आप लोगों ने पढ़नी शुरू कर दी है, तो उसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें देखते हैं कि आप इस टाइम पीरियड में जब कुछ लोगों ने ये बात शुरू की कि हम अलग हो जाएंगे, अब हमें आज़ादी चाहिए, ये वो है, तो जो आपके लीडर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की बात ना करो, अपनी लॉयलिटी ब्रिटिशर्स के साथ शो करो, क्योंकि आप हिंदुओं के उसमें उस तरह से नहीं रह सकते। अगर हिंदू आपके ऊपर वो आ जाएंगे, वो रूल करेंगे, तो आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, आप अपनी जो वो इस्लाम की प्रैक्टिसेस है वो नहीं कर सकते, ये वो। और उसका एक जो सबूत है वो आपने अभी देख लिया, जब वहां पे 2020 में काफी ज्यादा इश्यूज मुस्लिम्स को फेस करने पड़े, जो उनकी गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से कि आप यहाँ पे मुसलमानों के लिए इंडिया में कोई जगह नहीं, उसको सेकुलर मुल्क से बिल्कुल एक मजहब की तरफ लेके जाया गया। अच्छा, तो वो सारी बातें बहरहाल आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक अब तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें दो चीजें क्लियर हैं, वो ये कि एक तो हमने ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं लेनी, और दूसरा ये कि हमने ओवर पावर इनको डोमिनेट नहीं करने देना हिंदुओं को, अदरवाइज हमारी तो छुट्टी है। और क्योंकि इनकी लीडरशिप परेशान होकर घरों में बैठ गया है कि ये इन्होंने ब्रिटिशर्स ने तो हमारे साथ धोखा किया है, अब हमारे पास क्या क्या रह गया है सिवाय उसके सेपरेट इलेक्टोरेट्स के, वो भी अगर कांग्रेस की तरफ से ज्यादा शोर शराबा आया तो उन्होंने वो भी खत्म कर देना है, इस पे वो प्रेशर क्रिएट होता है, तो अब क्या करें? तो इस सारे टाइम पीरियड में जो एक आदमी सामने आया वो था कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बेशक 1906 में क्या किया, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, 1909 में उनको एक टिकट भी मिलता है, वो मतलब एक सीट भी जीत जाते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और वो टिकट कौन सा है? कांग्रेस का है। तो इट मीन्स के कांग्रेस में उनकी एक वो एक अच्छी रेपुटेशन के साथ और एक अच्छे मुकाम के साथ चलते हुए आ रहे हैं। फिर ये जो इनका टाइम है 1909 के बाद का, 1909-10 का जो टाइम पीरियड है, इसमें मिंटो के साथ उनकी ऐसी डिस्कशंस हैं, क्योंकि डिस्कशन की आपको इजाजत दे दी थी आपके लेजिस्लेटिव आपके न्यू बिल ने, कि उसमें आपका गवर्नर जो है वो वॉकआउट कर रहा है कि बस मैंने अब इस इंसान के साथ मजीद कोई बात नहीं करनी, वो या उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहे। तो अब क्या है कि कायद आजम को शामिल किया जाए मुस्लिम लीग में, और मुस्लिम लीग में शामिल करने से मुराद है कि वो इनके स्पोक्स पर्सन बन के इनकी बातें हिंदुओं के सामने, कांग्रेस के सामने रखें। और उन्होंने ये काम अपना शुरू किया। अब कायदे आज़म ने इनको आके बताया, मुस्लिम्स को समझाया कि आप अपना जो आपका वो है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा है या जो उसका मोटो है या जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें थोड़ी चेंजेस लेके आए। आपने उसमें डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है कि वी वांट टू शो लॉयलिटी टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स एंड वी विल इंश्योर इट। तो आप इस चीज को चेंज करें, क्योंकि जो कांग्रेस है उसका मंशूर क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट, वो आज़ादी चाहती है, वो सेल्फ रूल चाहती है। तो आप उनके दिमाग में तो यही बात आ रही है कि आप उसकी अंग्रेजों की बनाई हुई जमात है, तो वो तो आपको कोई इज्जत नहीं देंगे, ना ही वो आपको कुछ समझते हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी चेंजेस लेके आएं। इधर से मुस्लिम्स जो थे इनको भी समझ आ गई थी कि अब हालात जिस तरह से बदल रहे हैं, इस हिसाब से हमें भी अपनी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। इन सारी कहानियों के दौरान ये
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों में जो पहले कुछ टाइम था उसमें ब्रिटिशर्स का बहुत बुरा हाल था, और उन दोनों इवेंट्स में जो इंडियंस थे उनको ये लगता था कि बस अब हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज के ऊपर मजीद हम अपना रोब डालेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, अपना फायदा निकलवाएंगे। ठीक है, 1915 में इसका ये रिजल्ट हुआ कि अब कांग्रेस वाले जो है और मुस्लिम लीग वाले वो एक ही शहर में मुख्तलिफ जगहों पे इजलास कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि अब नया, क्योंकि कौंसिल एक्ट आने वाला है 1919 में, तो हम उसमें डिमांड्स रखेंगे कुछ ब्रिटिश के सामने, और ब्रिटिश को वो चीज़ माननी पड़ेगी, अदरवाइज फिर लड़ाई झगड़ाई है। दूसरा आपके पास 1916 में आ जाता है जी लखनऊ पैक्ट, जिसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हिंदू और मुसलमान इकट्ठे एक इजलास कर रहे हैं, और उसमें वो इकट्ठी डिमांड्स लिख रहे हैं कि ये डिमांड्स हम पेश करेंगे अपनी सरकार के सामने और उनसे बातें मनवाएंगे। अब ये जो 1916 का लखनऊ पैक्ट है, इसमें आपने एक चीज को समझना है, वो ये कि ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं था। ठीक है ना, इस लखनऊ पैक्ट को आम जुबान में आप क्या कहते हैं, 1916 लखनऊ पैक्ट या मिसाकी लखनऊ, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं, ये कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इत्तेहाद था, और एक दफा ही हुआ है पूरी हिस्ट्री में, उसके बाद नहीं हो सका। ठीक है, अब कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं की नुमाइंदा जमात नहीं थी, कांग्रेस का ये मंशूर था कि हम पूरे इंडिया की नुमाइंदा जमात है, और जो मुस्लिम लीग थी वो सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदा जमात इकलौती नहीं थी, और भी जमातें मौजूद थी जिन पे हम बात कर चुके हैं। तो एक बात ये क्लियर हुई कि ये हिंदुओं और मुसलमानों का नहीं, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक वो था, इत्तेहाद था। अब हमने ये देखना है कि 1892 में हमारी क्या कंडीशन थी जब डेमोक्रेसी लॉन्च हुई, 1909 में क्या अपडेट्स आई उनको, इन दोनों के दरमियान ये जो है 92, 09 और 19 और 35, इसके दरमियान में आपका ये बैठा हुआ है लखनऊ पैक्ट। ये जो लखनऊ पैक्ट है इसमें कुछ चीजें आपकी 1919 में आपने मनवानी है और कुछ 1935 के कौंसिल एक्ट में। तो हम इसमें जो 4 पॉइंट है यूनिटी के, जो कि समझना आपके लिए जरूरी है, आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी राइटिंग के लिए जरूरी है, वो मैं आपको समझाऊंगी, बाकी आपने उनको खुद पढ़ना है। अब इनको आपने रटा नहीं लगाना, ये समझने वाली चीज है। ठीक है, इसको मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, और आपने पूरी कोशिश करनी है कि इसको अच्छे तरीके से समझ जाए। लखनऊ पैक्ट जी आपका कंबाइंड डिमांड पैकेज बन के सामने आया। अब एग्जेक्टिव काउंसिल के 50% इंडियंस मेंबर होंगे, ये बात आपको आर्गुमेंटो मारले रिफॉर्म्स में पता चल गई। आपने देखा कि नहीं नहीं, ये आपकी डिमांड है, सॉरी, कि आपकी डिमांड क्या है कि हम चाहते हैं कि 50% हमारे इंडियन मेंबर्स हों एग्जेक्टिव काउंसिल के। एग्जेक्टिव काउंसिल का पहले क्या हाल था वो देखते हैं। 92 जब के आपके मुल्क में डेमोक्रेसी लॉन्च हो रही है, उस वक्त 5 इसके मेंबर्स होते थे एग्जेक्टिव काउंसिल के, और वो सारे ब्रिटिश होते थे, उसमें इंडियन शिंडियन कोई नहीं था। आपने इस पे शोर मचाया कि एग्जेक्टिव काउंसिल में हमारा बंदा ही नहीं है, आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो 1909 में उन्होंने कहा कि ठीक है, एक मेंबर हम इसमें इंडियन ऐड कर देते हैं। 1916 में अब आप कह रहे हैं कि हाफ, 50%, हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड बी इंडियंस। अब हाफ मेंबर्स उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हमें 10 मेंबर्स चाहिए, हमें 12 मेंबर्स चाहिए। तो यहाँ पे आपको आपकी लीडरशिप की जो इनसाइट है, जो उनकी डेप्थ है, वो समझ आती है कि अगर वो ये कह देते कि 13 मेंबर्स हमारे होने चाहिए एग्जेक्टिव काउंसिल में, एग्जेक्टिव काउंसिल के होते 30 मेंबर्स वो बना देते नेक्स्ट ईयर, तो 30 में आपके 13 उनका तो कोई फायदा नहीं था। लिहाजा इन्होंने क्या कहा कि हमें हाफ मेंबर्स चाहिए। ये 1916 की आपकी कंबाइंड डिमांड है। 1919 में अब ये हुआ कि पहले आपका जो एक मेंबर था एग्जेक्टिव काउंसिल में, उसको बढ़ा के उन्होंने 3 कर दिया। ठीक है, हाफ तो नहीं हुआ लेकिन 3 मेंबर्स आपके हो गए, टोटल एग्जेक्टिव काउंसिल के 8 मेंबर हो गए। ठीक है, 1919 में खिलाफत मूवमेंट का भी इशू शुरू हो गया। अब ये जो इशू था, डबल प्रेशर क्रिएट हो रहा है ब्रिटिशर्स के ऊपर। एक ये कंबाइन पैकेज जो आपका है कि हमारी ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये पूरी कर दो, और दूसरी तरफ खिलाफती है, उनकी तो डिमांड्स ही ऐसी थी कि वो ब्रिटिशर्स मान ही नहीं सकते थे कि आप ये कर दें या वो कर दें। तो अब इनको यहाँ पे फसाद कम से कम हो, इसलिए उन्होंने
कुछ ना कुछ हद तक बातें इस तरह से मानी कि शो किया कि हमने आपकी बात भी मान ली है और हम आपको पावर दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्या हुआ, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ तक जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक आप कोई चीज समझ आ गई, क्लियर होगी, और अगर नहीं क्लियर हुई तो उसको लिख लें, यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है किसी। ये कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कंबाइंड डिमांड्स आ रही है, ठीक है, ये दोनों की डिमांड है, किसी एक की नहीं। ये लखनऊ पैक्ट की बेसिकली डिमांड है कि 50% मेंबर्स हो जाएं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। ये दोनों इकट्ठे अब चल रहे हैं, जो इनकी डिमांड्स होगी इकट्ठी होंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 50% तो नहीं करेंगे, यानी कि 8 मेंबर्स हैं टोटल, तो 50 में 4 मेंबर्स आपके होने चाहिए थे इंडियंस, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो 3 कर देते हैं। जी आगे आपकी आ जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में शुरू से इंडियंस मौजूद थे, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने उनको बता दिया था कि अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनके बंदे नहीं रखते तो जैसे आपके पास साथ जो म्यूटनी वाला काम हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है। तो 92 में आपके 40% मेंबर्स थे, जो कि सिर्फ ऐसे बेचारे बैठे हुए थे, उनको कोई उनकी कोई बात नहीं सुनता था, कोई उनका हाल नहीं था, और इसी बात पे उन्होंने शोर मचाया कि आप हमारी कोई बात मानते नहीं है, हमें ऐसे बिठाया वैसा खुद ही कानून बनाते हैं, हमारी बात का भी जवाब नहीं देते। तो उसका जवाब उन्होंने 1909 में ये दिया कि टोटल 60 मेंबर्स कर दिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसमें उन्होंने कहा कि 27 मेंबर्स होंगे इंडियन, और उन 27 में से 6 मेंबर्स आपके होंगे मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम्स को क्या मिल गए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कल वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने सुना ध्यान से और उसके बाद उसको पढ़ा तो ये चीजें आपको जरा आसानी से समझ आ जाएगी, नहीं भी पढ़ा तो आप समझो। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में आपको क्या मिले थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे, मुस्लिम्स को मिली थी 6 सीट्स, टोटल मिली थी आपको 27, ठीक है। ये तो 1909 तक ये हुआ। 1916 में अब डिमांड क्या आती है, डिमांड आती है जी 150 सीट्स कर दो लेजिस्लेटिव काउंसिल की। टोटल सीट्स होंगी 150, जिसमें से 120 सीट्स होंगी इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स, हम खुद इलेक्ट करेंगे अपने मेंबर 120, और फिर ही हम मेजोरिटी हमारी बनेगी, और उसके बाद ये हो सकता है कि हम कोई वो करें, बिल पास करते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं, कुछ भी होता है तो फिर ही हमारी बात मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं होगा। अब आपके ब्रिटिशर्स फंस चुके हैं कि अब इनको क्या जवाब दें। यहाँ पे 1919 में उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग सीख जाएं, उसको क्या उसको कहते हैं, सेल्फ रूल आपका हो जाएगा, हम भी यहाँ से जाना चाहते हैं, हम आपको डेमोक्रेसी सिखा के जाएंगे, इसलिए हम लेके आ रहे हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल मतलब 2 ईवान, जैसे अभी भी है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, यूएसए में भी वही सिस्टम चल रहा है। तो 2 ईवान में एक आपका बन गया जी सेंट्रल लेजिस्लेचर होगी एक, और दूसरी होगी इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये नहीं सॉरी, जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेचर है इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसको उन्होंने बाद में नाम दे दिया, ये आपके काम करेगी इंडियंस के साथ, ठीक है। दूसरी आपकी होगी काउंसिल ऑफ स्टेट। अब काउंसिल ऑफ स्टेट के पास असल पावर मौजूद होगी। इन्होंने कहा कि हम सीट्स को आपके पास डिवाइड कर देते हैं, 145 सीट्स होंगी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और इसमें आपके 70% इलेक्टेड इंडियंस होंगे, ठीक है। 70% इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब है कि 103 सीट्स आपने इंडियंस को दे दी और 42 आपके ब्रिटिश ऑफिशियल्स हो गए। इसमें उन्होंने ये कहा कि हम एक ही वन में आपकी मेजोरिटी लेके आ रहे हैं, फाइनल अथॉरिटी हम दे देते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट को। इसके 60 मेंबर्स होंगे, 34 इंडियन और 26 आपके ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स में आपके इंडियन भी हो सकते हैं, लेकिन वो सर्व किसको कर रहे होंगे, क्राउन को करें। तीसरी चीज आपकी आ जाती है जी जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी में आप देखते हैं ना कि कभी भी अंग्रेज ने आपकी बात नहीं मानी, ठीक है। 82 में भी नहीं, 1909 में भी नहीं, फिर आपने 16 में डिमांड भी रखी कि आप जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दें। ये मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। 1919 में उन्होंने इस पे कोई आपको जवाब नहीं दिया। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करने का यही मतलब है कि आपने सुना होगा पाकिस्तान के अंदर भी असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी की, डीसी को मजिस्ट्रेट की पावर्स भी मिली होती हैं, ठीक है। आपका एसी की अदालत आपकी डीसी की अदालत है, ठीक है। वो उनका क्या काम है अदालतें लगाने से, ये वो आपकी आपका ये जो कॉलोनियल टाइम था ना, वहां से ये चीज चलती भी आ रही है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप जुडिशरी को अलग करो और एग्जीक्यूटिव को अलग करो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, ये हमारे लिए बड़ा मसला बना रहे हैं। पहले जो वक्फुल औलाद बिल था
वो भी कायदे आज़म ने पास तो करवाया हुआ था वक्फ़ुल औलाद बिल, मतलब ये कि जो नदवतुल उलमा से ये कहानी शुरू होती है शिबली नुमानी के टाइम से। वक्फ़ुल औलाद से मुराद ये है कि आप में से जैसे हमीद काकड़ हैं, इनके वालिद साहब कहते हैं कि मैं अपनी ज़मीन में से इतना हिस्सा वक़्फ़ कर देता हूँ किसी मदरसे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। और फिर काकड़ कहता है कि नहीं, मैंने तो ये ज़मीन तो मुझे मेरा हिस्सा बनती है, विरासत में मेरी आती है, मेरे वालिद साहब क्यों दे के गए किसी मदरसे वगैरह को। वो जाके कोर्ट में केस करते हैं, ज़मीन वापस काकड़ को मिल जाएगी। तो ये बड़ी गलत चीज़ थी क्योंकि फिर मुस्लिम्स जो थे वो हर्ट होते थे कि ये देखें, अगर कोई एक बंदा जो है वो इस तरह से हरकत करे। तो उन्होंने कहा कि हमें वक्फ़ुल औलाद बिल पास करें, हमारी अलग से कोर्ट्स होंगी जिसमें हमारे फैसले इस्लाम के मुताबिक होंगे। तो उन्होंने थोड़ी बहुत उनकी बात मानी, लेकिन ये एग्ज़ेक्टिव से ये जुडिशियल पावर्स इन्होंने नहीं ली। भगत सिंह का केस आप देख लें, कराची ट्रायल आप देख लें, ये सारा जो था अंग्रेज़ इसको खुद ही डील करता रहा है हमेशा से। तो इसमें तो कुछ आपको नहीं मिला। अच्छा जी, फिर आपकी डिमांड थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सेंटर अपने पास रखो, प्रोविंसेस को आज़ाद कर दो। आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो शुरू से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, लेकिन मिली आपको कैसे? 18th अमेंडमेंट के बाद। तो उन्होंने यहाँ पे भी कहा कि आप ऐसे करें, सेंटर में आप रहें, प्रोविंसेस हमें दें, हम जाने और हमारा काम। और इसमें भी उन्होंने ये कहा कि जैसे डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, कस्टम एंड कम्युनिकेशन, ये आप गवर्नर के पास रख दें। गवर्नर सेंटर के साथ सिर्फ रहे, प्रोविंसेस में ना आए। बाकी हम अपने प्रोविंसेस में अपने बनाएंगे अपने हिसाब से सारी, क्या उसको कहते हैं, असेंबलीज बनाएंगे और अपने जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, ये जो सारी चीजें हैं, रेवेन्यू जो इकट्ठा करना है, जिस तरह जो काम जहाँ पे करना है वो हम खुद करेंगे। ठीक है ना? डिवीजन ऑफ पावर कर दो। अब इस पे भी परेशान हो गए ब्रिटिशर्स कि हम क्या करें। तो 1919 में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके आई जी, डायरकी। डायरकी जो है वो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करती है। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है कि आपके प्रोविंस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी होगी और आपका गवर्नर भी बैठा होगा। ये बहुत ही ज्यादा जुल्म हुआ आप लोगों के साथ। इसी वजह से ये जो ब्लड शेड काफी ज्यादा आप देखते हैं ना, आप इस हिस्ट्री इस टाइम पीरियड में 1919 में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो काफी आपको नजर आएगा। वो सिर्फ इसी वजह से हुआ, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व डिपार्टमेंट्स की वजह से। ठीक है ना? ट्रांसफर्ड डिपार्टमेंट्स वो जो कि आपने अपने प्रोविंसेस को दे दिए, रिजर्व वो जो कि गवर्नर के साथ होंगे। अच्छा, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर आप लोग ले लो, हेल्थ रख लो, एजुकेशन रख लो, पुलिसिंग रख लो, ये इदारे तुम लोग संभालो, इनको जैसे चलाना है चलाओ। गवर्नर के पास होगा इरिगेशन, फाइनेंस, लॉ। यानी कि एग्रीकल्चर इरिगेशन के बगैर आप कैसे करेंगे, हेल्थ एजुकेशन को आप फाइनेंस के बगैर कैसे चलाएंगे और पॉलिसिंग को लॉ के बगैर कैसे आप टैकल करेंगे। यहाँ पे आपको समझ आती है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो क्राउन था, वो किस तरह से आपके साथ खेल के गया। तो यहाँ पे फिर इसका ज़ाहिर है जवाब जो था वो क्यास ही था, क्योटिक एक सिचुएशन क्रिएट हो गई।